Anything about that Sunday thing also which we did? What's your opinion about it? First, I want to know. I have a slightly different opinion. The person who impressed me very much with talk is Sunil. And please do share this information with someone who is in need. Maybe someone is looking for this kind of online class. If it is possible, please share this information with them. Thank you so much. Hello everyone, welcome to the another chapter of the book Who Will Cry When You Die, written by Robin Sharma. So I'm sure that you are enjoying this series. आप इस सीरीज़ में आपने अभी तक मेरे साथ 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. सो आज मैं 4th चैप्टर आपको कराने जा रहा हूँ. इस चैप्टर का नाम है प्रैक्टिस टफ लव. यस, प्रैक्टिस टफ लव. तो इसमें आज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो बड़ी काम की है, और ये चैप्टर स्पेशली मेरे दिल के बहुत क्लोज है. इसका एक रीज़न ये है कि ये चैप्टर डिसिप्लिन की बात करता है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, उनको अच्छा नहीं लगता डिसिप्लिन की बातें करना. तो इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें जो काम की, जो लाइफ चेंजिंग थॉट्स हैं, वो आप मेरे साथ सीखेंगे. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि इस सीरीज़ में अगर आप मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं या आज की ये वीडियो आपने ज्वाइन की है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी. इसमें आपको अच्छी वोकैबुलरीज मिलने वाली हैं. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया गया है. आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे उसका जो चैप्टर है, चैप्टर वर्ड टू वर्ड कैसे एक्सप्लेन किया गया है. कुछ मेरे अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ उसमें इन्वॉल्व हैं. तो आपको ये किस तरीके से कितना समझ में आया आप मुझे बताएंगे बाद में. पहले इसको शुरू करते हैं. आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपके समझने के लिए हैं. प्रैक्टिस टफ लव. टफ का मतलब आपको पता है, टफ का मतलब होता है कठोर. तो राइटर हमसे कह रहा है कि प्रैक्टिस टफ लव, यानी कि कठोर जो लव, जो प्यार है, स्नेह है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए. तो इस चैप्टर में आप ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे जो प्यार है वो हम जनरली समझते हैं कि वहाँ पे कठोरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हम इसके जस्ट ऑपोजिट बात सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में तो कठोर होना चाहिए प्यार में. कैसे देखते हैं. यहाँ लिखा क्या है. द गोल्डन थ्रेड ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ इज सेल्फ डिसिप्लिन. जो सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ माने स्वयं, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं वो गोल्डन थ्रेड है. गोल्डन थ्रेड का मतलब होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट या बीच की जो लाइन होती है, थ्रेड का वैसे मतलब होता है धागा. तो एक हाईली सक्सेसफुल लाइफ के लिए, और मीनिंगफुल का मतलब, यस, आप मीनिंगफुल वर्ड का अगर मीनिंग जानना चाहें तो मीनिंगफुल का मतलब होता है, वैसे तो मीनिंग का मतलब किसी चीज़ के जानकारी, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ अगर ये वर्ड हम कह रहे हैं तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब हो गया एक सक्सेसफुल लाइफ. और जो पहले वर्ड मैंने आपको बताया गोल्डन थ्रेड, गोल्डन थ्रेड का मतलब, गोल्डन का मतलब सोने वाला, थ्रेड का मतलब आपको पता है जो हम रस्सी या धागे के लिए हम थ्रेड वर्ड यूज़ करते हैं. तो इस लाइन की ट्रांसलेशन ऐसे होगी, द गोल्डन थ्रेड ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ इज सेल्फ डिसिप्लिन. कि अगर हम एक हाईली सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ के सेंटर की बात करें, उसके बीच में क्या होता है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है. क्लियर है यहाँ तक कि सेल्फ डिसिप्लिन सेंटर है सक्सेसफुल लाइफ का और मीनिंगफुल लाइफ का. डिसिप्लिन अलाउज यू टू डू ऑल दोज थिंग्स यू नो इन योर हार्ट यू शुड डू बट यू नेवर फील लाइक डूइंग. ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है. देखिए, फील लाइक. फील लाइक का मतलब होता है मन करना. तो जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, आई फील लाइक टेकिंग टी. मेरा मन कर रहा है मैं बाहर जाऊँ, आई फील लाइक. और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आती है. सो आई फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई फील लाइक गोइंग आउट, मेरा मन कर रहा है मैं बाहर जाऊँ. ठीक है. तो अब सेंटेंस को ऊपर से दोबारा देखते हैं. डिसिप्लिन अलाउज यू. डिसिप्लिन आपको अलाउ करती है या ये चीज़ आपसे करवाती है टू डू ऑल दोज थिंग्स यू नो इन योर हार्ट यू शुड डू. जो भी चीज़ें आपको अपने दिल में पता है कि मुझे ये करनी चाहिए, बट नेवर फील लाइक डूइंग,
लेकिन फिर भी आपका करने का मन नहीं करता, तो डिसिप्लिन होने से आप वो काम करते हैं। तो अगर डिसिप्लिन है तो क्या होता है कि डिसिप्लिन में कई बार जैसे अगर हमने डिसिप्लिन यानी कोई डिसीजन बना रखा है तो सुबह उठने का हो सकता है कि हमारा मन ना करे। हम रात को तो एक प्लान बना लें कि भाई कल सुबह मैं 5:30 बजे उठूँगा, लेकिन जैसे ही सुबह 5:30 बजेंगे तो एकदम से मन जो है वो ये कहेगा नहीं यार अभी सो जाते हैं, आज नहीं कल। लेकिन अगर हमने डिसिप्लिन बनाया कि नहीं मुझे 5:30 बजे उठना है, तो डिसिप्लिन की वजह से हम वो काम करेंगे। तो इसी बात को यहाँ इंग्लिश में कैसे लिखा गया है कि डिसिप्लिन अलाउस यू टू डू ऑल दोज थिंग्स यू नो इन योर हार्ट यू शुड डू बट नेवर फील लाइक डूइंग। क्लियर है? विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन यू विल नॉट सेट क्लियर गोल्स। सेट का मतलब, सेट गोल्स का मतलब गोल या उद्देश्य लगाना, कि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप अपने लाइफ में गोल नहीं बना सकते। जैसे लोग ज़िंदगी में गोल बनाते हैं लेकिन उस गोल में डिसिप्लिन नहीं है तो वो गोल अचीव ही नहीं हो सकता। सो विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन यू विल नॉट सेट क्लियर गोल्स, मैनेज योर टाइम इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावी रूप से। आप अपने टाइम को बहुत ही प्रभावी रूप से आप उसको मैनेज या उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे पूरे दिन में 24 घंटे हैं, अगर हमने डिसिप्लिन बनाया है कि 3 घंटे हमें पढ़ना है, ये डिसिप्लिन है। हो सकता है मन ही ना करे पढ़ने का, लेकिन अगर वो चार्ट सामने लिखा हुआ है कि भाई आपको सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना है, आपको दिन में इतने घंटे पढ़ने, वो डिसिप्लिन आपके टाइम को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करवाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग टाइम इसलिए भी वेस्ट करते हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो राइटर कहता है विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन यू विल नॉट सेट क्लियर गोल्स, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, ट्रीट पीपल वेल। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, और ना ही आप लोगों से ढंग से व्यवहार करेंगे। तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि अगर हमने सीखा है कि भाई हमें हमेशा इस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मूड तो हमेशा ख़राब ही रहता है लोगों का। अगर आप देखें, अगर हम मूड के हिसाब से जाएं तो मूड ये कह सकते हैं कि 30 दिनों में 20 दिन तो मूड किसी न किसी पर्सन, किसी न किसी चीज़, किसी न किसी वजह से मूड ख़राब है, तो हम लोगों से भी फिर बदतमीज़ी से बात करेंगे, गलत बात करेंगे। तो राइटर कह रहा है कि अगर हमारे पास डिसिप्लिन है तो हम गोल अच्छे से बना सकते हैं और हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड ट्रीट पीपल वेल। वेल का मतलब अच्छा, और हम लोगों से अच्छे से बर्ताव कर सकते हैं। परसिस्ट थ्रू द टफ टाइम्स, ये 2 वर्ड और आए आपके पास। सो परसिस्ट का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यू, और परसिस्ट थ्रू का मतलब किसी चीज़ से लगातार गुजर जाना। और टफ़ टाइम का मतलब आपको पता ही है, ट्रबल टाइम, एक मुश्किल की घड़ी। अगर हमने डिसिप्लिन बना रखा है तो हम उस टफ़ टाइम जो है, जो ट्रबल वाला टाइम है, उससे भी लगातार गुजर जाएंगे। होता क्या है कि जब टफ़ टाइम आता है, अगर हमने पहले से डिसिप्लिन नहीं अपनी लाइफ में डेवलप कर रखा तो वो हमसे लास्ट मिनट पे नहीं हो सकता। तो राइटर कह रहा है कि विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन ये चीज़ें नहीं हो सकती। कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती? सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो क्लियर गोल नहीं होंगे, टाइम का मैनेजमेंट नहीं होगा, लोगों को ढंग से हम ट्रीट नहीं करेंगे, और हम टफ़ टाइम से निकल नहीं पाएंगे। सो राइटर क्या कहता है? केयर फॉर योर हेल्थ और थिंक पॉजिटिव थॉट्स। और अगर सेल्फ डिसिप्लिन ना हो तो हम अपने हेल्थ की भी केयर नहीं कर सकते। एंड थिंक पॉजिटिव थॉट्स, और ना ही हम पॉजिटिव थॉट्स सोच पाएंगे। तो मज़े की चीज़ क्या है? पॉजिटिव थॉट्स सोचने के लिए भी, अपने हेल्थ की केयर करने के लिए भी डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो जैसे अगर मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना रखा है कि भाई कुछ भी हो, सुबह उठ के मुझे मॉर्निंग वॉक पे 1.5-2 किलोमीटर जाना ही जाना है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो जब हम ऐसे डिसिप्लिन बनाते हैं, शुरू में वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लेकिन बाद में वो फ़ायदे की चीज़ है। तो आपने यहाँ पे सीखा विदाउट डिसिप्लिन हम क्या नहीं कर सकते। जाऊँगा अगर आई कॉल द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टफ लव। ये आपके चैप्टर की बात आ गई, जिस चैप्टर को हम यहाँ पे कर रहे हैं। कि राइटर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। आई कॉल द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टफ लव बिकॉज गेटिंग टफ विद योर सेल्फ इज़ एक्चुअली अ वेरी लविंग जेस्चर। तो राइटर ने कहा कि भाई मैं सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट को ही टफ लव कहता हूँ। तो टफ लव क्या है? आप सेल्फ डिसिप्लिन है।
बिकॉज गेटिंग का मतलब होता है होना, ठीक है, बनना या होना। तो बिकम के लिए आप गेट वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आप किसी को बोलते हैं कि ओ यू आर गेटिंग फैट, तो आप उस पर्सन को ये भी कह सकते हैं ओ यू आर बिकमिंग फैट या गेटिंग फैट। तो दोनों का मतलब होना, होने के लिए आप गेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। So I call the habit of self-discipline tough love because getting tough with yourself is actually a very loving gesture। का मतलब होता है हाव भाव या एक अच्छा एक्ट है, ये एक अच्छा काम है। अपने खुद के साथ टफ होना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लविंग चीज़ है ये, कि हमें अपने साथ टफ़ रहना चाहिए। जैसे जनरली क्या होता है, हम दूसरों के साथ टफ़ रहते हैं और अपने साथ टफ़ नहीं होते। अगर एक कोई गलती जो हमने करी तो हम उसके लिए अपने आप को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरा अगर वही गलती करे तो हम उसको माफ़ नहीं करते। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है आई कॉल द हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टफ लव बिकॉज गेटिंग टफ विद योर सेल्फ इज़ एक्चुअली अ वेरी लविंग जेस्चर। बाय बीइंग स्ट्रिक्टर, बीइंग का मतलब होना, बीइंग का मतलब होना, फिर ये गेटिंग के सेंस में ही आ रहा है, लेकिन आप देखिए बीइंग का मतलब होना, बनना। बाय बीइंग स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टर का मतलब ज़्यादा कठोर। स्ट्रिक्ट वर्ड आपने सुना होगा, स्ट्रिक्ट की ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टर, स्ट्रिक्टेस्ट, तो अपने साथ ज़्यादा कठोर होना। बीइंग स्ट्रिक्टर विद योर सेल्फ you will begin to live life more deliberately। deliberately इंटरेस्टिंग वर्ड आया। deliberately का मतलब जानबूझकर, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है कंट्रोल में होना। अगर आप अपने साथ बहुत कठोर हैं, आप अपने साथ स्ट्रिक्ट हैं खुद के साथ, तो आप अपनी ज़िंदगी को बड़े कंट्रोल तरीके से जी सकते हैं। क्लियर है? You will begin to live life more deliberately। तो यानी कि ज़िंदगी आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहेगी, on your own terms। और ज़िंदगी को आप अपने खुद के, टर्म्स का मतलब शर्तें, आप ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे जिएंगे। rather than का मतलब होता है बजाय, बजाय, rather than simply reacting to life। बजाय कि हम ज़िंदगी में जस्ट एक मतलब जैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया, कि जैसे हम ज़िंदगी में सिर्फ एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या ज़िंदगी जैसे हमारे सामने आ रही है हम वैसे ही जिए जा रहे हैं, कि बजाय ये हो सकता है हम ज़िंदगी को अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे जिएंगे, अपने कंट्रोल में जिएंगे। अब ये लाइन यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है, देखिए राइटर क्या कहता है। द वे मतलब किस तरह से ज़िंदगी अपने आप चलेगी। द वे अ लीफ फ्लोटिंग, लीफ का मतलब पत्ता और फ्लोटिंग का मतलब होता है बहना। या जैसे पत्ता अगर गिरता है तो आपने देखा है कि पेड़ से जब नीचे गिरता है तो जिस हालात में या जिस तरह से वो गिरता है उसको फ्लोट कहते हैं। पानी के ऊपर अगर कोई चीज़ तैरती है उसको भी फ्लोट कहते हैं। ठीक है, पहले मीनिंग्स कर लेते हैं। इन अ स्टीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का झरना। तो आपने पानी के झरने को देखा है कि कैसे पानी जो बह रहा होता है। फिर एक और वर्ड आया इसके बाद, ड्रिफ्ट्स। ड्रिफ्ट का मतलब भी बहना, ये सिनोनिम है फ्लोटिंग का। तो ड्रिफ्ट का मतलब भी होता है, लेकिन ये ड्रिफ्ट जैसे किसी पानी के साथ, किसी के चीज़ के साथ, उसके साथ बह जाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो ड्रिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू द फ्लो। फ्लो का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ बह रही हो, तो बहाव के लिए हम फ्लो वर्ड यूज़ करते हैं। ये आप जानते हैं कि फ्लो कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑफ द करेंट, करेंट का मतलब होता है धार, जो पानी की धार होती है उसको हम कहते हैं करेंट। ठीक है, पानी की धार को हम कहते हैं करेंट। ऑन अ पर्टिकुलर डे, पहले मीनिंग्स कर लेते हैं। पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास। तो अब ऊपर से सेंटेंस को देखते हैं। राइटर क्या कहता है कि अगर हम अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी नहीं जीते, थर्ड लाइन से आप देखिए प्लीज़, तो लाइफ ऐसे होती है कैसे, अ वे लीफ फ्लोटिंग इन अ स्ट्रीम, जैसे कि एक पत्ता झरने में बहा जा रहा है। ड्रिफ्टिंग, और बहता जा रहा है कैसे, अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द करेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे। जैसा कि उस दिन कोई एक पत्ता गिरे और पत्ता जो है वो पानी के बहाव में बहता हुआ जा रहा है। बस ज़िंदगी ऐसी ही होगी कि हम जैसे जैसे हमें ज़िंदगी जहाँ लेके जा रही है हम उसी तरीके से उसके साथ बहते जाएंगे। लेकिन अगर हमने सेल्फ डिसिप्लिन अपने साथ, अगर हमने टफ लव प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो हम अपने आप को, लाइफ को क्या करेंगे कि हम कंट्रोल करेंगे। हमारी लाइफ कंट्रोल होगी और हम ज़िंदगी को
अपने टर्म और कंडीशंस पे जिएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो एज आई टीच इन वन ऑफ माई सेमिनार्स, ये एक ग्रामर का रूल प्लीज़ यहाँ ध्यान देंगे, वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ड हमेशा ही प्लूरल होता है। तो ये मैंने अक्सर मिस्टेक्स देखी है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, क्योंकि वो वन सोच रहे होते हैं, लेकिन वो प्लूरल होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़, ठीक है, बाद में इज़ी आना है कि वन ऑफ माई बुक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़। तो वन ऑफ के बाद आने वाला वर्ड हमेशा आप प्लूरल लगाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एज का मतलब जैसे, एज का मतलब जैसे। एज आई टीच इन वन ऑफ माई सेमिनार्स, सेमिनार्स का मतलब आपको पता है जहाँ पे ऑथर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स जो सभा में बोलते हैं उसको सेमिनार कहते हैं, जहाँ लोग अपनी बातों को, कोई स्पीकर बुलाते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको सेमिनार्स कहते हैं। सो एज आई टीच इन वन ऑफ माई सेमिनार्स, द टफर यू आर ऑन योर सेल्फ द ईजियर लाइफ विल बी ऑन यू। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, प्लीज़ इस लाइन को आप देखिए। टफ का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, टफर, कि जितना टफ आप अपने ऊपर होंगे, द टफर का मतलब जितना ज़्यादा कठोर, जितना ज़्यादा कठोर होना, ठीक है। तो ये एक ग्रामर का रूल होता है कि जिसमें हम 2 बार द वर्ड लगाते हैं। तो 2 बार द लगाने से क्या होता है, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हम इस बात को कहते हैं, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा। तो सेंटेंस देखिए कैसे होगा, द टफर यू आर ऑन योर सेल्फ, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कठोर होंगे, द ईजियर, ईजियर का मतलब आरामदायक, द ईजियर लाइफ विल बी ऑन यू, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी आपकी आसान होगी। क्लियर है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार या फाइनली। इज शेप्ड, शेप्ड का मतलब होता है आकृति देना, किसी चीज़ को शक्ल देना, आकृति देना, बाय द क्वालिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, दोबारा से देखेंगे इसको। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अल्टीमेटली इज शेप्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस, कि आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी होगी, मतलब आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी और कैसी होगी, ये इस बात पे डिपेंड होती है कि आपने लाइफ में कौन सी चॉइसेस और कौन से डिसीजंस लिए। तो ये कितना सिंपल सी और कितनी इफ़ेक्टिव बात लिखी हुई है कि हम जो अपनी लाइफ में जो चॉइस करते हैं, हम जो अपनी लाइफ में डिसीजंस करते हैं, वो एक्चुअली में हमारी लाइफ की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ लोग क्यों सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, उनकी चॉइसेस बड़ी हार्ड रही होंगी। कुछ लोग क्यों अपनी लाइफ में कहीं नहीं पहुंचते या सक्सेसफुल नहीं होते, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही पुअर किस्म की चॉइसेस करी, बहुत ही पुअर किस्म के डिसीजंस लिए। तो इस लाइन को मैं चाहता हूँ आप याद रखिएगा। ये एक तरह का कोटेशन हमारी लाइफ का हो सकता है जो हमें हमेशा मोटिवेट करेगा कि भाई मैं जैसे डिसीजन लूँगा मेरी लाइफ वैसी ही होगी। सो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अल्टीमेटली is shaped by the quality of your choices and decisions। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, राइटर बता रहा है once that range, range का मतलब आपको पता है, range का मतलब दूर तक जाना, कितनी दूर तक। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, भाई इस मिसाइल की रेंज कितनी है, तो लेट्स से कि 3000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर। तो रेंज का मतलब होता है दूरी। तो जो हम चॉइसेस और डिसीजंस करते हैं उनकी रेंज कहाँ से है, उनकी रेंज होती है, राइटर कहता है द वन दैट रेंज फ्रॉम करियर यू चूज टू परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज़ के पीछे जाना। द करियर यू चूज टू परस्यू टू बुक्स यू रीड। तो आपके डिसीजन और चॉइसेस जो हैं वो जो करियर आप फॉलो करते हैं वहाँ से लेके और किताब पढ़ने जैसी छोटी चीज़ तक, यहाँ तक हमारे डिसीजंस तक इन्वॉल्व होती हैं। तो हम कौन सी किताब पढ़ते हैं ये भी एक पार्ट है हमारी चॉइस का, और हम किस तरह की जॉब करते हैं और करियर हमारा होता है ये भी पार्ट है हमारे डिसीजन का, या रिज़ल्ट है हमारे डिसीजन का। तो राइटर ने हमें यहाँ पे बताया कि इनसे क्या होता है, द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द थॉट्स यू थिंक ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ द डे। और डिसीजन और चॉइसेस से क्या होता है कि जिस क्षण आप वेक अप का मतलब उठना, जिस क्षण आप सुबह उठते हैं, एंड थॉट्स यू थिंक ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और पूरे दिन आप कौन से थॉट्स सोचते हैं
ये भी चीज़ डिपेंड करती है सेल्फ डिसिप्लिन या द चॉइस या डिसीजन जो हमने ले रखी है। सो व्हेन यू कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का दूसरा वर्ड है। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आया फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज करना या उस चीज़ की प्रैक्टिस करना। सो व्हेन यू कंसिस्टेंटली फ्लेक्स योर विल पावर, विल पावर का मतलब होता है आत्मशक्ति। विल पावर, विल का मतलब आत्मशक्ति, ठीक है। तो विल पावर, जब आप अपने आत्मशक्ति की को प्रयोग करते हैं, उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं, कैसे? बाय मेकिंग दोज चॉइसेस। कौन सी? करेक्ट वाली चॉइसेस। कौन सी चॉइसेस? टफ वाली चॉइसेस। तो जब आप अपनी ज़िंदगी का लगातार जो अपनी ज़िंदगी में लगातार विल पावर को एक्सरसाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं टफ चॉइसेस करके, तो क्या होता है अभी देखते हैं। चॉइसेस यू नो आर द राइट वंस, और आपको पता है कि जो चॉइस आप ले रहे हैं वो राइट है, रादर देन ईजी वन। रादर देन का मतलब होता है बजाय। तो आप जब चॉइस ले रहे हो तो ये देखें कि भाई ये ईजी वाला नहीं, राइट वाला डिसीजन होना चाहिए, कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ क्या ये राइट है या ये ईजी है। तो कई बार हम क्या देखते हैं? ईजी डिसीजन। राइटर कह रहा है नो, लुक फॉर द राइट वन, सही वाला। यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर हमने जो राइट डिसीजन है, जो टफ डिसीजन है, अगर हमने वो लिया तो क्या होगा, वो ये बता रहा है। यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेंगे। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, ज़िंदगी ऐसी चल रही है। तो शायद उन लोगों ने पुअर डिसीजंस लिए, पुअर चॉइसेस करी और टफ लव वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो राइटर कह रहा है कि हमें अपने साथ टफ होने की ज़रूरत है। Effective fulfilled people do not spend their time doing what is most convenient and comfortable। इसमें वर्ड देखते हैं पहले, convenient। convenient का मतलब होता है सुविधाजनक और comfortable का मतलब होता है आरामदायक। वर्ड दोनों ऑलमोस्ट पास हैं। तो convenient का मतलब सुविधाजनक, सरल, हाँ, सुविधाजनक या सरल। तो जो इफेक्टिव या फुलफिल्ड का मतलब सक्सेसफुल के सेंस में है। जो लोग बड़े इफेक्टिव, प्रभावी या बड़े फुलफिल्ड या सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, इस सेंटेंस का ध्यान देंगे। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी और फुलफिल्ड का मतलब है अकम्प्लिश्ड पीपल, यानी सक्सेसफुल लोग। Effective fulfilled people do not spend their time doing what is most convenient and comfortable। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना टाइम सरल चीज़ों में और आराम की चीज़ों में काम करके अपना समय नहीं बिताते। स्पेंड का मतलब पता है आपको, बिताना, और एक स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, जैसे पैसे खर्च करना, वो उसके लिए भी हम स्पेंड यूज़ करते हैं, और कोई चीज़ बिताना, समय बिताने के लिए। तो वो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपना टाइम कन्वीनियंट चीज़ों में और कंफर्टेबल चीज़ों में स्पेंड नहीं करते। दे हैव द करेज टू लिसन टू देयर हार्ट्स एंड डू द वाइज थिंग। वाइज का मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान, ठीक है। उनके अंदर ये करेज का मतलब हिम्मत, उनके अंदर ये हिम्मत होती है कि वो अपने दिलों की सुनते हैं। दे हैव द करेज टू लिसन टू देयर हार्ट्स, उनमें ये हिम्मत होती है कि वो अपने दिलों को सुनते हैं। एंड डू द वाइज थिंग्स, और वो जो सबसे वाइज, जो सबसे समझदार चीज़ें होती हैं उनको करते हैं। दिस हैबिट इज़ व्हाट मेक्स देम ग्रेट, और ग्रेट का मतलब महान। और यही हैबिट जो है वो इफ़ेक्टिव और फुलफिल्ड लोगों को महान बनाती है। तो आपको पता लगा वो कौन सी हैबिट है? वो हैबिट है टफ लव, वो हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसफुल पर्सन हैज़ द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, रिमार्क्ड बाय एसिस्ट एंड थिंकर E.M. ग्रे। सो E.M. ग्रे एक राइटर थे। एसिस्ट का मतलब होता है जो एसे लिखता हो। एसे का मतलब क्या होता है आपको पता है? एसे का मतलब निबंध। तो जो पर्सन जैसे निबंध लिखता है तो उसको हम कहते हैं एसेइस्ट। जो पर्सन पोएम लिखता है हम उसको क्या बोलते हैं? पोएट। जो पर्सन लिखता है नाटक तो हम उसको क्या कहते हैं? ड्रामेटिस्ट, है ना। नॉवल लिखने वाले को हम क्या कहते हैं? नॉवलिस्ट। तो ऐसे ही एसिस्ट का मतलब होता है जो एसेस लिखते हैं। एंड थिंकर का मतलब होता है विचारक।
विचारक, जो मतलब फिलोसोफर्स होते हैं, फिलोसोफर्स को हम जनरली थिंकर भी कहते हैं। तो अब देखिए E.M. ग्रे जो एक थिंकर हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है और ये उनकी लाइन अभी आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन पहले इतना समझ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, द सक्सेसफुल पर्सन हैज़ द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी ये हैबिट होती है वो काम करने की जो फेलियर्स को करना पसंद नहीं है। क्लियर है? रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना। ये टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? E.M. ग्रे के द्वारा। दे डोंट लाइक डूइंग देम ईदर नेसेसरी, और वो ईदर का मतलब भी, ठीक है, ईदर या आइदर में से कोई भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और वो चीज़ें भी नहीं करते जो ज़रूरी है। मतलब कुछ चीज़ें तो हमें एक्स्ट्रा जाके करनी होती हैं और कुछ चीज़ें तो हमें करनी ही करनी होती हैं जो हमारी ज़रूरी है। नेसेसरी का मतलब आपको पता है, नेसेसरली मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी नहीं करते। क्लियर है? बट देयर डिसलाइकिंग इज सबॉर्डिनेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर पर्पस। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेटेड वर्ड देख लेते हैं, ये बात सक्सेसफुल लोगों की हो रही है। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है सहयोगी, साथी या बगल से जो साथ में काम करता है। पर्पस का मतलब क्या होता है आपको पता है? पर्पस का मतलब उद्देश्य और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी डिसलाइकिंग को जो सहयोग मिलता है, या यूं कहें कि उनकी डिसलाइकिंग को जो कंट्रोल होता है वो किससे होता है? वो पर्पस से, कि उनकी लाइफ का जो पर्पस है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से वो अपनी डिसलाइकिंग को रोकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है सक्सेसफुल लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें करने का मन ना करता हो, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में एक पर्पस होता है, इस वजह से वो उस काम को फिर भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामर कॉम्प्लिकेटेड सी लिखी है, जो राइटर की जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत लोगों को हो सकता है कि समझने में दिक्कत आए। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, चीज़ें आप और लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको ना ये सब फॉर्मेशन समझ में आने लगेंगी। इनिशियल स्टेज पे सभी को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस में प्रॉब्लम रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, ठीक है, द 19th सेंचुरी इंग्लिश राइटर थॉमस हेनरी हॉक्सली, ये ब्रिटिश राइटर थे। तो 19th सेंचुरी के एक ब्रिटिश राइटर अराइव्ड एट अ सिमिलर कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, तो वो भी एक सिमिलर ही निष्कर्ष पे पहुंचे। क्या सिमिलर निष्कर्ष था, कॉन्क्लूजन था? नोटिंग का मतलब नोट करना। उन्होंने भी यही बात नोट की जो ऊपर वाले राइटर ने कही। क्या? परहैप्स का मतलब शायद, परहैप्स का मतलब शायद। द मोस्ट वैल्यूबल रिजल्ट्स, वैल्यूबल का मतलब होता है बेशकीमती, कीमती। द मोस्ट वैल्यूबल रिजल्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज द एबिलिटी। एजुकेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है वो ये क्षमता है, एबिलिटी है। क्या करने की, ये अभी देखते हैं। एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ डू द थिंग्स यू हैव टू डू। तो अगर एजुकेटेड होने की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, वो एबिलिटी डेवलप करना, वो क्षमता, वो योग्यता डेवलप करना, टू मेक योर सेल्फ डू द थिंग्स यू हैव टू डू, वो चीज़ें करना जो आपको करनी है। When it ought to be done, ought to का मतलब समझ लीजिएगा, ought to should के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When it ought to be done, ought to be done का मतलब should be done, और वो जब ये काम होना चाहिए। whether का मतलब होता है चाहे, whether का मतलब चाहे, you like it or not। तो चाहे आप उस काम को पसंद करें या ना करें, जब आपको ये पता हो कि इस काम को होना है, इस काम को करना है, तो एजुकेटेड पर्सन उस काम को अपने आप से करवाएगा। ये एजुकेशन हमें वो एबिलिटी देती है। क्लियर है यहाँ तक? एरिस्टोटल जिसको हिंदी में आप जानते हैं अरस्तु के नाम से, ग्रीक फिलोसोफर थे। लगभग 3000 साल पहले उन्होंने बहुत दुनिया की बेहतरीन फिलोसफीज लिखी। उन्होंने क्या लिखा है? एन एरिस्टोटल मेड दिस पॉइंट ऑफ विजडम इन येट अनदर वे। येट का मतलब अभी भी या तभी भी। और जो एरिस्टोटल जो कम से कम 2500-3000 साल पहले थे, उन्होंने यही जो विजडम की बात है, विजडम का मतलब बुद्धिमानी,
ये जो बुद्धिमानी की जो बात है उसको थोड़े से दूसरे ढंग से कहा। और उन्होंने क्या दूसरे ढंग से कहा, ध्यान दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग उन्होंने कही क्या, वॉट एवर वी लर्न टू डू वी लर्न बाय एक्चुअली डूइंग इट। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल में, हम जो भी सीखते हैं एक्चुअली में हम वो कर कर के सीखते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत सारे उन स्टूडेंट को ये लाइन काम आएगी जो अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनना चाहते हैं। देखिए, आप अगर इंग्लिश के स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश की किताबें पढ़नी पड़ेंगी जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश के वर्ड्स रटने पड़ेंगे, ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम उसको करके ही उन चीज़ों में अच्छा हो सकते हैं। हम अगर ये बोलें कि भाई देख के हम अच्छे हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको पार्टिसिपेट उसमें करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे, यहाँ पे हमें एरिस्टोटल ने अपनी बात को समझाया, देखते हैं। वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, वॉट एवर वी लर्न टू डू वी लर्न बाय एक्चुअली डूइंग इट। हम जो कुछ भी करते हैं एक्चुअली में हम उसे कर कर के सीखते हैं। मैन कम टू बी बिल्डर्स फॉर इंस्टेंस बाय बिल्डिंग। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस। तो एग्जाम्पल के लिए मैन कम टू बी बिल्डर, कम टू बी का मतलब होना, बनना। तो इंसान बिल्डर बना बिल्डिंगें बना के, क्लियर है, इंसान बिल्डर बना बिल्डिंगें बना के। एंड हार्प प्लेयर्स, हार्प एक एक्चुअली में इसको हिंदी में जल तरंग कहते हैं। ये एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है, जो अरब कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर रहा है। और आपने अगर वो अरेबियन नाइट्स जैसी अगर सीरियल्स या फिल्में देखी हैं तो उसके अंदर ये फ्रिक्वेंटली दिखाई देगा। सो एन हार्प प्लेयर्स बाय प्लेइंग हार्प। और कोई अगर हार्प प्लेयर बनना चाहता है तो वो उसको बजा के बन सकता है। जैसे कि गिटार प्लेयर अगर किसी को बनना हो तो वो गिटार देख देख के नहीं सीख सकता, उसको एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप किसी को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं, फ्लूट बजाते देखते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हाँ मैं इसे रोज़ 3 घंटे देखता हूँ तो मेरे को भी बांसुरी बजाना आ जाएगा। यकीन करिए कि अगर कोई आदमी रोज़ दिन भर भी देखता हो और 6 महीने भी देख ले और उसके बाद वो बजाने की कोशिश करेगा तो उससे कभी नहीं बढ़ सकता। क्यों? ये जो हुनर है वो हमें करने से, उस काम को करने से ही आता है। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, ये भी एक तरह का स्किल है, ये हुनर है। इस हुनर को हम डेवलप कैसे करते हैं, हम उस काम को करके कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने हमें ये बात बताई कि भाई बिल्डर्स बिल्डिंग बना के बनते हैं, हार्प प्लेयर्स हार्प बजा के बनते हैं। इन द सेम वे, उसी तरीके से, बाय डूइंग जस्ट एक्ट्स। जस्ट का मतलब याद रखिएगा न्याय, यस, जस्टिस से आया वर्ड है, जस्टिस को हम जस्ट भी कहते हैं। सो बाय डूइंग जस्ट एक्ट वी कम टू बी जस्ट। अगर हम न्याय का काम करते हैं, ठीक है, अगर हम न्याय वाले कार्य करते हैं तभी हम जस्टिस, हम जज हैं, यानी कि हम न्याय करते हैं। बाय डूइंग सेल्फ कंट्रोल एक्ट्स वी कम टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड। तो भाई सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बस वो छोटे छोटे काम हमें करने हैं जिनसे हम सेल्फ कंट्रोल का, जिनको एक्ट कहते हैं। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा? एंड बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, और बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स वी कम टू बी ब्रेव। और जितना ज़्यादा हम बहादुरी के छोटे छोटे काम करेंगे हम उतने ही ब्रेव होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम जो बनना चाहते हैं, एक्चुअली में जो हुनर हम चाहते हैं, उस हुनर को हमें करने की ज़रूरत है। उसके बारे में सुनने की, पढ़ने की, वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है? उस काम को उसी समय करने की ज़रूरत है। सो आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी और आपको बहुत सारे इसमें वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। ये इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप किसी के साथ इंग्लिश पढ़ते हैं, आप, क्योंकि हम सभी लिमिटेड वर्ड मीनिंग्स शुरू में जानते हैं, तो वो लिमिटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं
वो आप जब इस तरह की किताबें किसी के साथ पढ़ते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरी लास्ट में आप लोगों से यही एक पीस ऑफ सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप इसको कोशिश ये करें कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें और आप उसमें समझें कि क्या कहा गया है, क्या मीनिंग है, और उसको बार बार पढ़ें। सो अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप जानना चाहें, पूछना चाहें, या कोई और चीज़ जो आपको इस चैप्टर में समझ ना आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और अपने कमेंट, वैसे भी सजेशंस जो आप देना चाहें वो ज़रूर दें। एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर।